नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भारतीय इतिहास लेक्चर सीरीज में। तो आज भारतीय इतिहास का लेक्चर 3 है। इसमें हम महाजनपद काल के बारे में देखेंगे। उस समय ऋग्वेद उत्तरवेद खत्म होने के बाद में 600 से 300 बीसी के आसपास में, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के आसपास में कुल 16 महाजनपद बन चुके थे। तो उन 16 महाजनपदों के नाम देखेंगे, उनकी राजधानियां देखेंगे, उनके क्षेत्र देखेंगे और बाद में हम इन 16 महाजनपदों को नक्शे में बनाएंगे। भारत के नक्शे में जहाँ पे भी जिस जिस जगह पे ये महाजनपद लोकेट थे उन्हें बनाएंगे। वैसे महाजनपदों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन अगले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद में मगध साम्राज्य, ये सारे इन महाजनपदों से रिलेटेड हैं। अगर आपको महाजनपदों का लोकेशन लोकेट करना समझ में आ गया, कौन सी जगह पे कौन सा महाजनपद है, तो आगे आने वाले टॉपिकों को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महाजनपद का मतलब क्या होता है। महाजनपद, तीन शब्द मिल रहे हैं इसमें। पहले तो ये देख लीजिए, महाजनपद का काल जो है 600 से 300 बीसी का है, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ जो वैदिक काल था 1500 से 600 बीसी के आसपास में माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा था। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। अब बात कर रहे हैं महाजनपद, उसके लिए समय दिया गया है 600 से 300 बीसी। आगे ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री का मैं पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, हमें इतना फिक्स मालूम नहीं है। हम बस जो हमें बुक मिल रही हैं उनके हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा रहा होगा। सन देखो, ये जो हम यूज करते हैं सन 2017 2018, आज से 150 साल पहले हम जानते ही नहीं थे। हमारे यहाँ अपने देसी पंचांग या देसी कैलेंडर होते थे, उनमें महीने वो देसी हिंदी के हिसाब से होते थे, तो सन के बारे में हम जानते ही नहीं थे। तो उस समय के हिसाब से जो पुस्तकों में लिखा हुआ है उनको हमने अनुमान लगा के माना है कि महाजनपद काल 600 से 300 बीसी के आसपास में रहा होगा। तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको 600 से 300 बीसी का याद रखना है। सबसे पहले देखिए, महाजनपद तीन शब्दों से मिलकर बना है, महा, जन और पद। महा का मतलब हो जाता है बड़ा, जन का मतलब होता है कबीला, लोग, इस तरीके से ट्राइब मानते हैं इसमें कि बहुत बड़े ट्राइब। मैंने ऋग्वेद में बताया था, ऋग्वेद में लोग गांव में रहते थे, बिल्कुल गांव में रहते थे, और वहां पे राजा नहीं होते थे। ऋग्वेद में जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो जन होती थी, यानी कि सबसे छोटा परिवार, उसके बाद में आता था ग्राम, ग्राम के बाद में वृष, और वृष के बाद में जन। वहां पे राज्य नहीं होते थे। जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक की तरफ बढ़े, वहां पे राज्य और राष्ट्र बनने लग गए। राज्य राष्ट्र बनेंगे तो सेना रखनी पड़ेगी, और सेना रखनी पड़ेगी तो टैक्स सिस्टम भी बढ़ने लग जाएगा। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, उसके बाद में उत्तर वैदिक में कृषि आ गया, और इस समय आते आते कृषि एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा और वहां पे सरप्लस में होने लग जाएगा अपने महाजनपद काल में। तो यहाँ पे जो राज्य होंगे वो बड़े होने, ऋग्वैदिक काल में राज्य थे नहीं, उत्तर वैदिक काल में राज्य छोटे थे, और महाजनपद यानी ये समय आए 600 से 300 बीसी, इसमें राज्य जो है वो बड़े होने लग जाएंगे। तो वो जो ट्राइब हैं वो इकट्ठे होने लग जाएंगी और बड़े क्षेत्र को कवर करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ज्यादातर राजतंत्र आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र की शुरुआत हो गई थी, महाजनपद में ज्यादातर कंडीशन में राजतंत्र, जबकि ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था वहां पे गणतंत्र था। वहां का राजा जो है जनता के द्वारा चुना जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र होने लग गया, राजा का बेटा राजा बनने लग गया, और महाजनपद काल में ये राज्य बड़े हो जाएंगे, महाजनपद हो जाएंगे। पद का मतलब होता है पैर। तो इससे मतलब हुआ कि बड़े कबीलों के पैर जिस क्षेत्र में पड़ जाएंगे वहां पे अपना राज्य बना लेंगे और उसे महाजनपद कहा जाएगा। अब महाजनपदों की हमें जानकारी जो मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का वर्णन है। ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ है एक, भगवती सूत्र, उसमें भी महाजनपदों का वर्णन है, लेकिन उसमें महाजनपदों की संख्या जो है थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय को ही सटीक मानते हैं और उसके हिसाब से 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म, उसमें 16 महाजनपद है। भगवती सूत्र में भी महाजनपदों का वर्णन किया गया है। उस समय कुछ गणतंत्र भी रह गए थे। मैंने बताया था कि ऋग्वेद में गणतंत्र होते थे, धीरे धीरे उत्तर वैदिक में आते हुए राजतंत्र बनने लग गए, और महाजनपद में ज्यादातर ही राजतंत्र बन गए थे। महाजनपद काल के समय तक भी कुछ एक गणतंत्र बचे रह गए थे, जैसे कि मल्ल, बज्जी और एक शाक्य गणतंत्र। शाक्य गणतंत्र इस महाजनपदों में नहीं पढ़ा जाता है। तो अब हम उन 16 महाजनपदों के नाम देख लेते हैं, उनकी राजधानी देख लेते हैं और उनका क्षेत्र देखते हैं। ये हम सब फास्ट करेंगे। उसके बाद में हम इन 16 महाजनपदों को भारत के नक्शे में बनाएंगे कौन कौन सी जगह पे, और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पहले महाजनपद से। पहला जो महाजनपद है वो हम पढ़ेंगे गांधार। ये गांधार जो है अपने पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, इसकी राजधानी है तक्षशिला।
गांधार का जो क्षेत्र है वो राजधानी है जो तक्षशिला है, और इसका जो क्षेत्र रहेगा पाकिस्तान वाला रावलपिंडी। क्योंकि इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले महाजनपद का नाम, उसकी राजधानी और उसका क्षेत्र। उसके बाद में अपने राजस्थान के क्षेत्र में एक मत्स्य जनपद रहा था, मत्स्य महाजनपद। उसकी राजधानी रही थी विराटनगर, उसका क्षेत्र रहा था जयपुर और राजस्थान वाला। उसके बाद में अपना जो मथुरा वाला क्षेत्र है उसे सूरसेन महाजनपद के नाम से जाना जाता था, तो उसकी राजधानी मथुरा और क्षेत्र मथुरा वाला। उसके बाद में हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र, वहां पे कुरु नाम से महाजनपद बना था, और उसकी राजधानी जो दिल्ली के पास वाला क्षेत्र था, इंद्रप्रस्थ जिसे बोला जाता है, वहां रही थी, और उसका क्षेत्र रहेगा दिल्ली और हरियाणा। उसके बाद में पांचवा नंबर पांचाल का है। पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर रहेगी। ये जो क्षेत्र आता है वो बरेली और बदायूं यूपी के पास में आता है। उसके बाद में छठवां नंबर रहेगा कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद पांचाल से थोड़ा सा इधर की साइड में, धीरे धीरे इस साइड में बढ़ते जाएंगे। कौशल बढ़ेगा, उसके बाद में मल्ल कौशल से आगे, और बज्जी मल्ल से थोड़ा सा आगे। देखेंगे, नक्शा बनाएंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कौशल की राजधानी रहेगी श्रावस्ती, और उसका जो क्षेत्र रहेगा आधुनिक अयोध्या वाला क्षेत्र रहेगा, जहाँ सरयू नदी बहती है, तो उसके आसपास में कौशल महाजनपद था। उसके बाद में मल्ल महाजनपद की बात करेंगे। मल्ल महाजनपद की जो राजधानी है वो कुशवती है, और इसका जो क्षेत्र है वो देवरिया यूपी वाला क्षेत्र है। उसके बाद में हम आ जाएंगे आठवां नंबर बज्जी। बज्जी की राजधानी वैशाली और मिथिला, और उसका क्षेत्र जो है बिहार में दरभंगा वाला क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में हम 9वें नंबर पे आएंगे अंग। अंग की जो राजधानी है वो चंपा है, चंपा, और ये भागलपुर बिहार का क्षेत्र है, थोड़ा थोड़ा इसका पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी आ जाता है। 10वां सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो मगध, क्योंकि यही आगे जाने पर बाकी छोटे छोटे जो महाजनपद हैं बाकी बचे हुए, उन पे आक्रमण करके उन्हें अपने क्षेत्र में मिलाता जाएगा और मगध बड़ा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि मगध पूरे भारत पे शासन करने लगेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय पे मगध साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब जो देश की जो राजधानी है, देश की सत्ता का केंद्र है, वो बिहार की साइड में केंद्रित होता जा रहा है। ऋग्वेद में जो मैंने बताया था पंजाब वाले क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद में धीरे धीरे यमुना और गंगा दोनों नदियों के बीच वाला जो दोआब क्षेत्र है वहां आके रहने लग गए थे। उसके बाद में वो गंगा यमुना वाले क्षेत्र से बढ़ के अपने बिहार की साइड में आने लग गए हैं, और पटना, राजगृह, गिरिब्रज वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, मगध वाला क्षेत्र, वो भारत की सत्ता का केंद्र होने लग जाएगा। ऋग्वेद में पंजाब, उसके बाद में गंगा यमुना, और उसके बाद में बिहार की तरफ। तो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। महाजन काल में ये मगध इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी राजधानी गिरिब्रह, राजगृह, और ये जो आज का क्षेत्र है पटना और गया वाला क्षेत्र। उसके बाद में हम 11वें नंबर पे बात करेंगे काशी महाजनपद की। उसकी राजधानी वाराणसी। वाराणसी यूपी में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे। भारत के प्रधानमंत्री वहीं से सांसद चुने गए हैं, तो वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी होगी। उसके बाद में बत्स महाजन पे आ जाएंगे। बत्स महाजन की जो है वो राजधानी कौशाम्बी होगी, जो आज के समय पे इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन होता है, उस जगह के आसपास का क्षेत्र रहा होगा बत्स महाजन। उसके बाद में 13वां नंबर आएगा कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद की राजधानी है हाटक, और उसके बाद में हजारा जो क्षेत्र है यूपी का वो उसके आसपास में आता है। उसके बाद में 14वां नंबर है चेदी। ये इसकी राजधानी शक्तिमती है, और इसका जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है। 15वां नंबर है अवंती। इसकी राजधानी है उज्जैन या माहिष्मती। माहिष्मती में देखेंगे। उसके बाद में मालवा, और ये यूपी वाला जो क्षेत्र रहेगा वो अवंती का आ जाएगा। और 16वां अंतिम बचा अस्मक। अस्मक अपने दक्षिण भारत में स्थित है। इसकी राजधानी पोटली या पाटन मानी जाएगी, और गोदावरी नदी क्षेत्र जो इसके आसपास में अस्मक महाजनपद बनेगा। तो हमने 16 महाजनपदों के नाम देख लिए हैं। अब इन महाजनपदों को बोर्ड पे बनाना है, आपको रटना नहीं है। इनमें से जो आपको याद करने हैं मैं उस नक्शे में एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 16 महाजनपद ऐसे रटने से कोई काम नहीं चलेगा। बाकी एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं इतने ज्यादा। जो पूछे जाएंगे मैं उनके बारे में बता दूंगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनको अभी बोर्ड पे पढ़ना है, और उसके बाद में मैप बनाना इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर बना लोगे तो उसके बाद आगे जब आप पढ़ोगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध साम्राज्य, तब आपको बहुत आसानी होगी। तब मैं अगर नाम लूंगा मल्ल, नाम लूंगा बज्जी या शाक्य या मगध या अंग, तो उस समय आपकी समझ में आ जाएंगे हम किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो इमेज बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पहले लेक्चर से भी यही बात कर रहा हूँ। जब तक आप इमेज नहीं बनाओगे तब तक आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। तो अभी मैं बोर्ड की तरफ चलता हूँ, भारत का बोर्ड लगाता हूँ। तो अभी मैंने भारत का बोर्ड लगा दिया है यहाँ पे, और एक एक करके ऊपर से नीचे की साइड में हम
जो महाजनपद हैं उन्हें इस नक्शे में लोकेट करते चलेंगे। सबसे पहला जो महाजनपद यहाँ पे लिखा हुआ है वो है गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी है तक्षशिला और वो रावलपिंडी पेशावर वाला क्षेत्र है। तो इस जगह पे पाकिस्तान में यहाँ पे पहले नंबर पे है वो है गांधार महाजनपद। गांधार की राजधानी है तक्षशिला और उसका जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का रावलपिंडी वाला और पेशावर वाला क्षेत्र है। दूसरा नंबर पे आ जाता है हमारे राजस्थान में मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो विराटनगर है और उसका जो क्षेत्र है आज के समय पे जयपुर वाला क्षेत्र है। उसके बाद में हम तीसरे महाजनपद की बात करते हैं, सूरसेन महाजनपद, राजधानी मथुरा और मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र पर। यानी ये दो नदियां जो जा रही हैं, मैं इनके बारे में दोबारा से आपको बता देता हूं। ये दो नदियां हैं, एक नदी है यमुना, यहाँ से निकलती है और इस तरीके से दिल्ली के पास में, मथुरा के पास में, आगरा होते हुए, आगरा के बाद में ये इलाहाबाद में जाके या गंगा नदी में मिल जाती है। ये ऊपर से गंगा नदी आ रही है इस तरीके से और इलाहाबाद में ये दोनों आपस में मिलती हैं, यहाँ पे संगम होता है। उसके बाद में इधर चलती जाती है यूपी से निकलते हुए पटना, बिहार पटना, और उसके बाद में इसके दो भाग हो जाते हैं, एक हुगली नदी और एक जाती है आगे की साइड में जिसे पद्मा नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि मथुरा जो है वो यमुना नदी के पास में है और यहाँ पे जो साम्राज्य बना था, जहाँ पे जो महाजनपद बना था वो तीसरे नंबर का था। तीसरा नंबर जो है वो अपना सूरसेन महाजनपद, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, छोटा दिखेगा, आप उससे टैली करते चलें। तीसरा नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सूरसेन के बाद में हम चौथे नंबर पे बात करते हैं, वो है कुरु। कुरु का मैंने क्षेत्र बताया हरियाणा वाला और उसकी राजधानी जो बताई है वो अपनी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। तो यहाँ पे कुरु नाम का एक राज्य पनपता है, महाजनपद जो है वो फैलता है और उसकी जो राजधानी रही होगी वो इंद्रप्रस्थ के पास में रही होगी। अगला पांचाल। पांचाल जो है वो यमुना गंगा से आगे इधर की साइड में जाने पर पांचवें नंबर पे पांचाल महाजनपद है और पांचाल महाजनपद की राजधानी जो है अहिछत्रपुर है, वो आपको याद नहीं रखनी है ऐसा कुछ खास, ठीक है। उसके बाद में हम छठवें नंबर पे आते हैं। छठवां मैंने बताया था कौशल महाजनपद, उसकी राजधानी जो है श्रावस्ती। इधर की साइड में यहाँ पे कौशल महाजनपद है, मैं नंबरिंग लिखता जा रहा हूँ, कौशल महाजनपद, ठीक है। उसके बाद में कौशल से थोड़ा सा आगे है मल्ल महाजनपद, यहाँ पे सातवां नंबर इस जगह पे मल्ल महाजनपद। क्षेत्र देख लीजिए, मल्ल का जो क्षेत्र है देवरिया यूपी, वो देवरिया यूपी यहीं के आसपास वाला क्षेत्र है। कौशल का मैंने बताया था फैजाबाद अयोध्या, यहाँ पे फैजाबाद अयोध्या है तो उसका क्षेत्र कौशल वाला महाजनपद हो गया। अब 7 होने के बाद में 8वां जो है बज्जी। बज्जी इस जगह पे है अपना नेपाल के नीचे और बिहार में बज्जी महाजनपद। बज्जी महाजनपद की राजधानी जो है वो वैशाली या मिथिला है। 9वां है अंग। अंग की राजधानी चंपा। अंग वाला जो क्षेत्र है बिहार और पश्चिम बंगाल में है और गंगा नदी के ऊपर है, तो ये अंग 9वां नंबर में इस पे डाल देता हूं। उसके बाद में हम बात करते हैं 10वां मगध। गंगा नदी के नीचे की साइड में इधर बिहार वाले क्षेत्र में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद आ जाता है जिसे बोलते हैं मगध। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो राजधानी पुराने समय पे थी राजगृह, गिरिब्रज, और उसके बाद में यहाँ पाटलिपुत्र में उसकी राजधानी आ गई थी। तो अभी हम 10 तक पहुंच गए हैं। 10वां है मगध। 10 के बाद में 11वां है काशी। तो इधर की साइड में गंगा नदी के किनारे ही बनारस शहर है, उसके आसपास वाला जो क्षेत्र रहा वहां पे काशी महाजनपद बना था। उसके बाद में हम बात करते हैं बस, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी और ये इलाहाबाद के आसपास वाला। तो यहाँ पे इलाहाबाद जहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है वहां पे बत्स महाजनपद यानी कौन सा नंबर है 12वां नंबर। इस तरीके से 11 अपना काशी और 12वां नंबर बत्स महाजनपद। उसके बाद में हम बात करते हैं 13वां कम्बोज। ये हजारा यूपी वाला क्षेत्र है जिसकी राजधानी हटक थी। तो ये जो है अपना गंगा और यमुना के आसपास वाला जो क्षेत्र रहा था उसमें था। यहाँ पे ये नंबर है 13वां कम्बोज, इसकी राजधानी हटक। उसके बाद में हम बात करते हैं 14वां जो नंबर है चेदी। चेदी वाला जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का मतलब होता है झांसी वाला क्षेत्र। ये वाला पूरा क्षेत्र जो है बुंदेलखंड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14वां चेदी, और जिसकी राजधानी शक्तिमती है। उसके बाद में हम बात करते हैं 15वां महाजनपद अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी है उज्जैन और क्षेत्र है मालवा उत्तर प्रदेश वाला, मालवा मध्य प्रदेश वाला। तो यहाँ पे उज्जैन एक क्षिप्रा नदी है, उसके पास में उज्जैन शहर बचा हुआ है, तो उसके क्षेत्र में अवंती नाम से एक महाजनपद बना था और जिसकी राजधानी उज्जैन रही होगी। तो इस तरीके से हमने 15वें नंबर पर पहुंच गए। और उसके बाद में 16वां महाजनपद जो दक्षिण में है, तो उसका नाम है अस्मक महाजनपद और ये गोदावरी नदी के आसपास वाला क्षेत्र था। इस तरीके से हमने 16 महाजनपदों की लोकेशन इस मैप में बना दी है। सबसे पहले हमने गंगा यमुना बनाई, इधर की साइड में यमुना नदी जा रही है, इलाहाबाद से मिल रही है, इधर गंगा नदी निकल के आ रही है, इलाहाबाद में दोनों मिल जाती हैं, आगे चलती हैं, काशी आता है, उसके बाद में पटना आता है,
फिर पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हो जाती है हुगली और आगे जाके हो जाती है पद्मा। और इसमें फिर हमने सारे के सारे जितने भी महाजनपद हैं वो बनाए। दोबारा देखिए, पहला महाजनपद बनाया गांधार, उसके बाद में मत्स्य, उसके बाद में सूरसेन, फिर कुरु, कुरु के बाद में हम इधर की साइड में आ गए पांचाल, कौशल, मल्ल, बज्जी। ये चारों राज्य हैं, चारों महाजनपद हैं, वो नेपाल देश के नीचे हैं। ठीक है। कौशल और मल्ल के बीच में यहाँ पे एक गणराज्य था, कौशल और मल्ल के बीच में, जिस गणराज्य का नाम था शाक्य गणराज्य। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो उस समय बताऊंगा शाक्य गणराज्य में हमारे बौद्ध के धर्म के भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये याद रखना, शाक्य गणराज्य नेपाल के क्षेत्र में पड़ रहा है, अपने उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर। इनमें से मल्ल और बज्जी ये दो जो हैं वो गणराज्य थे, यानी कि अभी भी इनका जो राजा है वो जनता चुन रही थी। दो जो थे वो गणराज्य थे, इनका राजा अभी भी जनता चुन रही थी। बाकी सभी राजतंत्र हो चुके थे। ऋग्वेद में ज्यादातर गणराज्य थे, उसके बाद में उत्तर वेदिक में आते आते राजतंत्र होने लगे, और बाद में आते आते बिल्कुल ही सारे के सारे राजतंत्र हो गए। इनमें से ये मल्ल, बज्जी और शाक्य, ये 3 जो क्षेत्र हैं नेपाल की तलहटी में, नेपाल के नीचे की साइड में, वो गणराज्य थे। तो उसके बाद में मज्जी के बाद में 9वां अंग देखा, उसके बाद में हमने 10वां मगध देखा। ये बाद में फैलता जाएगा। ये मगध पहले सबसे पहले अंग पर आक्रमण करेगा और अंग को अपने क्षेत्र में मिला लेगा। उसके बाद में बज्जी पर आक्रमण करेगा, बज्जी को अपने क्षेत्र में मिला लेगा। मल्ल पे, काशी पे आक्रमण करते करते ये मगध जो है वो फैलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा पूरे भारत पे शासन हो जाएगा मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य के फैलने का एक कारण यह भी था कि पहले बिहार और झारखंड, ये दोनों राज्य एक ही थे। तो झारखंड वाले क्षेत्र में बहुत सारे खनिज मिले थे, तो खनिजों में लोहे के खनिज भी बहुत ज्यादा थे। तो इस मगध वाले राज्य के पास में लोहा अधिक हो गया था। लोहा अधिक हुआ तो वहां पे हथियार ज्यादा होने लग गए थे, हथियार ज्यादा हुए यानी सेना मजबूत हो गई। अब सेना मजबूत हो गई तो बाकी राज्यों पे कब्जा किया जा सकता है। तो ये मगध साम्राज्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले 3-4 चैप्टरों में। पूरे भारत की राजधानी मगध के आसपास में केंद्रित हो जाएगी, पूरी भारत की शक्ति मगध के आसपास में केंद्रित हो जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद में 11वां काशी, 12वां बस, 13वां कम्बोज, 14वां चेदी, 15वां अवंती और 16वां अस्मक। तो गुरुजी अब इनमें से कौन कौन से याद रखने हैं? ज्यादातर तो याद नहीं रखने हैं, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। 16 को नाम रटो और उनकी राजधानी रटो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अपने राजस्थान के 2 तो आपको याद होनी चाहिए। एक तो है अपना मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी है विराटनगर यानी जयपुर वाला क्षेत्र। दूसरा है सूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा, ये वाला जो है इसमें पूरा अपना अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला क्षेत्र भी आ जाता था। तो 2 तो आपको नाम याद रहने चाहिए। उसके बाद में इधर की साइड में गांधार की राजधानी तक्षशिला आपको याद होगी। तक्षशिला महाविद्यालय का नाम भी सुना होगा आपने, विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत में 2 विश्वविद्यालय थे, सिर्फ 2 विश्वविद्यालय थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक था अपने पाकिस्तान में यहाँ पे तक्षशिला, और एक था अपने बिहार में नालंदा। इन दोनों में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। विदेशों से विद्यार्थी यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ने आते थे। तो यहाँ पे इन दोनों विद्यालयों में बहुत सारी पुस्तकें थी और 10-10 हजार छात्र पढ़ने आते थे। पूरे विश्व में टॉप की यूनिवर्सिटी थी। अगर चीन से अगर कोई विद्यार्थी हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो वो भारत आता था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, ब्राह्मण धर्म की शिक्षा लेने, जैन धर्म की शिक्षा लेने। उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही विश्वविद्यालय थे पूरे विश्व में। बाकी जगह तो यूरोप वाले तो उस समय विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट भी नहीं जानते थे। उस समय भारत के पास में तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय 2 थे। तक्षशिला अभी पाकिस्तान के पास चला गया है, वहां पे अभी कोई उन्नति नहीं हुई है। बिहार वाला जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी भारत सरकार ने दोबारा से शुरुआत कर दी है, और वहां पे भी विदेशी छात्र अभी पढ़ने आते हैं। तो ये इन दोनों को विदेशी आक्रांता जैसे जैसे आते गए, इन दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट करते गए। अगर किसी भी देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो सबसे पहले वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो। एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो यानी दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दो, उनकी जो किताबें लिखी हैं उन्हें नष्ट कर दो। जितने भी बाहर से आक्रांता आते थे सबसे पहले विश्वविद्यालयों पर अटैक करते थे। संस्कृति खत्म हो गई, उसके बाद में लोगों में हिम भावना आ जाती है और लोग गुलाम बनने लग जाते हैं। भारत के साथ में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यही चल रही है। भारत का एजुकेशन सिस्टम आज के समय पे इतना खराब है क्योंकि जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत के बारे में रिसर्च की तो पता चला भारत ओरिजिनली में बहुत महान देश है, लेकिन अंग्रेजों ने जान लिया था इन लोगों की हम इस संस्कृति से दूर कर देंगे, इनकी शिक्षा सिस्टम एक अलग कर देंगे, हमारे जैसा कर देंगे, तो उसके बाद में ये लोग हमारे गुलाम बन जाएंगे। तो लॉर्ड मैकाले ने
शिक्षा पद्धति शुरू की थी कि जो शरीर से तो भारतीय देखें लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो, यानी रट्टाफिकेशन कराओ, क्लर्क बनाओ जबरदस्ती से। उसके बाद में पूरा एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम आज तक तबाह हुआ पड़ा है भारत का। आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अब भी बच्चापन से रट्टाफिकेशन ही सिखाया जाता है। अब भी बच्चे को बस क्लर्क बनाने की शिक्षा दी जाती है। मतलब रट्टाफिकेशन करो, पास हो जाओ कैसे भी करके, परसेंटेज आना ही मैटर करता है बच्चे के लिए। कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नई चीजें सीखना मैटर नहीं करता, समझना मैटर नहीं करता आपके लिए। यही सिस्टम चला रहा है। मतलब 16 महाजन पद हैं, आप इनको समझते नहीं है। कभी भी आपने मैप में बनाने की कोशिश नहीं की होगी। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो सोचा नहीं होगा क्यों बनाऊं मैप में, बस कुछ एक के नाम याद कर लो, ट्रिक ढूंढ लो। आप अभी ट्रिक चल रही है, ट्रिक ट्रिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि ट्रिक ढूंढ लो जल्दी से और रट्टे कैसे भी पास हो जाओ। ट्रिक्स से काम नहीं चलता है, ट्रिक्स से आपकी जिंदगी कठिन हो जाती है। ट्रिक्स मत ढूंढो, चीजों के बारे में समझो, क्यूरियोसिटी बनाओ, चीजों के बारे में अपनी सोच विकसित करो, तब जाके आप थोड़ा सफल इंसान बन सकते हो। बाकी तो चल रहा है, मेघालय के द्वारा जो बनाया है वो चलता रहेगा। तो उस समय जो 2 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला और नालंदा, उनको खत्म कर दिया गया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। और आज समय आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन सभी को देख लिया है, उसके बाद में कौन कौन से याद रखने हैं। गांधार का याद रखना है, तक्षशिला, उसके बाद में ये 4 आपको याद रखने हैं, ये 4, पांचाल, कौशल, मल्ल, बज्जी। पांचाल, कौशल, मल्ल, बज्जी, 1-2 बार बोल लीजिए। पांचाल, कौशल, मल्ल, बज्जी, एक बार और बोल लीजिए। पांचाल, कौशल, मल्ल और बज्जी। ये नेपाल की तराई में स्थित 4 महाजनपद थे। इनमें से मल्ल और बज्जी दोनों गणराज्य हैं और यहाँ पे कौशल और मल्ल के बीच में एक शाक्य गणराज्य भी है। इसके बाद में सबसे पूर्व दिशा में एक राज्य है, उसका नाम याद रखना है, अंग महाजनपद है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ समय बाद में होने वाला है वो मगध है। काशी का आपको कोई जरूरत नहीं है, बत्स की याद नहीं रखना है, इधर की साइड में याद नहीं रखना है, अवंती याद नहीं रखना है, चेदी याद नहीं रखना है, अस्मक जरूर याद रख लेना। सबसे दक्षिण में जो है वो है अस्मक, और अस्मक की राजधानी है पोटली। तो आप अस्मक याद रख लें, मगध याद रख लें, मगध की राजधानी राजगृह और गिरिव्रत थी, जिसे बाद में पटना कर दिया गया। अंग याद रखें, सबसे पूर्व में जो महाजनपद है वो अंग, सबसे पश्चिम में जो है वो तक्षशिला। इस तरीके से मैंने 16 महाजनपदों को डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे स्थित थे, उनकी राजधानियां क्या थी, उनका जो क्षेत्र था वो क्या था। तो आपकी समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। बाकी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आया होता, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। राम राम साहब, धन्यवाद।